तो कल के क्लास में हमने देखा बड़े घर की बेटी बेनी माधव सिंह, उस घर का मुख्य व्यक्ति, और उसके दो बच्चे श्रीकंठ और लाल बिहारी। श्रीकंठ बीए की पढ़ाई की थी उसने और आयुर्वेदिक ज्ञान में इंटरेस्टेड था, रुचि उसको थी। एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। बहुत ही संयमी, सभ्य, मर्यादा के पुरुष थे। भारतीय संस्कृति सभ्यता के रुचि रखते थे। अविभक्त कुटुंब में उनको ज़्यादा विश्वास था, इसीलिए सब लड़कियों के विरोधी भी थे कुछ। और इसके ठीक विपरीत थे उनके भाई लाल बिहारी, थोड़े अक्खड़ स्वभाव के, कोई काम नहीं करता था। रोज उसको सुबह सुबह उठ के 2 सेर दूध वो पीता था, इस तरह उल्लेख यहाँ पर प्रेमचंद ने किया है। ऐसा स्वभाव, लेकिन दोनों भाइयों के बीच का बांधव्य बहुत अच्छा था। बहुत चाहते थे श्रीकंठ अपने छोटे भाई को। तो ऐसा उनका घर था। ऐसे घर में आनंदी, एक संपन्न घर की लड़की, ऐसे घर में श्रीकंठ की पत्नी बनकर आती है। बड़े अमीर घर की बेटी है। यहाँ आकर यहाँ के अभाव को देखती है तो कुछ तो उसको उसके बारे में बुरा लगने पर भी तुरंत अपने आप को संभल जाती है वो कि नहीं, ये मेरा घर है, अब मेरा यही सर्वस्व है, मेरा पति का घर, और इस पर कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। अपने आप इस रूढ़िग्रस्त परिवार में अपने आप को वह संभल जाती है। वहां तक कल हमने देखा था। तो उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है श्रीकंठ और आनंदी का। दूसरे भाग में एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला। शिकार खेलने जाता था वो लाल बिहारी। शिकार में 2 चिड़िया उसने मारी और 2 चिड़िया लेकर वह अपने भावज जने आनंदी, भाभी जो खाना बनाती थी, तो भाभी को दिया और बोला जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। इस बात में भी एक प्रकार के ऑर्डर का आवाज था उसकी, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था। भाभी के साथ कैसी विनम्रता से पेश आनी चाहिए उतनी अक्ल उसको नहीं थी। कुछ लोग स्वभाव से ऐसे होते हैं, जन्मजात स्वभाव है, उसको वो बदल नहीं सकते हम। उनको लगता भी नहीं है कि वो इस तरह की बातें नहीं करें। तो वह अपने भाभी से कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, आज्ञा। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। आनंदी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो भी अभ्यस्त हो चुकी थी लाल बिहारी के इस गुण से। उसको बुरा नहीं लगा। उसने खाना बनाया और इंतज़ार करने लगी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। तो मांस को पहले उसने पकाया, चिड़िया लाया था ना, उसको पहले पकाया, उसको रखा, और बाद में दूसरा एक खाना बनाने के लिए उसने तैयारी की। घी कम थी। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने, पहले से बड़े घर से आई थी। उस घर में क्या है, हाथ खोल कर सब डालना। ये ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार में क्या होता है, 1 चम्मच घी रहता है तो उसमें से क्या करते हैं, 75% बचाते हैं और 25% डालते हैं कल के लिए कहकर, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो कल की चिंता हमें ज़्यादा रहती है। बड़े बड़े घरों में ऐसा नहीं है, जितना चाहे है उतना डालना, कल फिर लाना, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे घर से आई थी वो,
स्वभावतः उसको वो अभ्यास हो चुका था, जितना घी था उतना सारा उसने मांस में ही डाल दिया था। किफायत क्या जाने, मांस में उसने सब घी डाल दिया था। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। दाल बनाई थी उसने, दाल के ऊपर घी छोड़ने की आदत अनेक घरों में होती है। दाल परोसने के बाद उसके ऊपर गरम दाल पर 1-2 चम्मच घी डालना, चावल के साथ खाना। तो ये अभ्यास, तो उसने घी मांगी। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा है? घी नहीं थी। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। उसने ईमानदारी से बताया, नहीं वो मांस बना था ना तो उसमें ज़्यादा पड़ गया, घी खत्म है। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? तो अक्खड़पन से वह पेश आने लगा अपने भाभी के साथ। कहने लगा, 2-3 दिन हो गए घी लाकर, इतनी जल्दी क्या खर्च करते है? तुम घी डालती हो या पानी डालती हो? पानी की तरह खर्च करती हो। तो उससे डांटने के स्वर में बोलने लगा। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। नहीं, घी था ही कम, उसने बताया। नहीं, वो घी कम था, मैंने जितना था ना उतना सब मैंने मांस में डाल दिया। आनंदी ने उत्तर दिया, जिस तरह सूखी लड़की जल्दी से जल उठती है, उसी तरह अक्षुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। तो स्वभाव से ये घमंडी था, स्वभाव से अक्खड़ था, बिना वजह उसको गुस्सा आता था। अब इसने जवाब दिया ना आनंदी ने, तो उसको और भी गुस्सा आने लगा। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। तो मायके की जब किसी लड़की के सामने पति के घर के लोग छेड़ते हैं ना, तो आग बबूला हो जाते हैं हर लड़कियां, क्योंकि पूरा अभिमान हर लड़की को अपने मायके वालों पर होता है। और यहाँ पर इसने जो मायके की बात छेड़ी, इसमें कोई वजह ही नहीं थी। बिना वजह मायके का नाम यहाँ पर उसने लाया, तो आनंदी को गुस्सा आया। क्या कहा उसने? तुम्हारे मायके में घी की नदी बहती होगी। मतलब मायके की घमंड है तुम्हें। अप्रत्यक्ष रूप से तुम ये बता रही है कि तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर है और हम गए गुजरे हैं और हम पाव भर घी लाते हैं। तुम्हें घमंड है, अपने अमीरपन पर तुम्हें घमंड है। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा किसी स्त्री से सही नहीं जा सकती। चाहे उसके पति उसको 1-4 मारे, बर्दाश्त करती है, उसको डांटे बर्दाश्त करती है, लेकिन माँ बाप के बारे में, मायके वालों के बारे में अगर कुछ व्यंग्य किया, निंदा की, तो उस वहाँ पर किसी प्रकार का वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आनंदी मुंह फेर करके बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। अरे मेरे मायके की बात तुम क्या जानते हो? किससे बताई उसने? लाल बिहारी से। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे मायके के बारे में बताने की? क्या जानते हो तुम मेरे मायके के बारे में? मेरा मायका ऐसा है कि हाथी के जैसा है मेरा मायका। अगर हाथी जिंदा भी रहता है तो उसकी कीमत लाखों है, और मरता भी है तो लाखों है। ऐसा है मेरा मायका। और मेरे मायके में मैं बताती हूँ कि इतना तुम जितना घी अब बात कर रहे हो ना, उतना घी नाई कहार खा लेते हैं। नाई मतलब क्या है?
नाई यानी कन्नड़ का नाई नहीं, यहाँ पर नाई यानी वहाँ पर बार्बर्स, क्षौरिक। हमारे घर में ये पुरुषों के बाल काटने के लिए बार्बर्स आते हैं ना, क्षौरिक, उनको हम घी देकर भेजते हैं। और कहार, कहार यानी नौकर चाकर, वो लोग इतना घी खाते हैं हमारे मायके में। मैं मायके की बात नहीं कह रही हूँ, और तुमने ही छेड़ी मायके की बात, अप्रत्यक्ष रूप से उसने बताया। लाल बिहारी जल गया, उसको गुस्सा आया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। तो स्वभाव से ही क्रोधी था, और उसको किसके सामने कैसे पेश आना चाहिए वह सामान्य ज्ञान नहीं था उसमें। तो कहने लगा, अरे इतना जबान लड़ाती है मेरे सामने, इतना जबान लड़ाती है, तुम्हारे जबान को, जीभ को खींच लेता हूं मैं। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो गया। इनके बीच में जब ये वाद विवाद चल रहा था, घर में और कोई मौजूद नहीं थे, श्रीकंठ नहीं था वहां पर, केवल ये देवर और भाभी के बीच के घटना है। तो इसको भी गुस्सा आया, बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखाते। वो होते, वो मतलब उसके पति, कौन? श्रीकंठ। अरे मैं अकेली हूं और तुम मुझ पर ऐसा अधिकार जता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक भाभी पर उसके पति के ना रहते हुए इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना? शर्म नहीं आती तुझे? अगर मेरे पति होते तो किसके जबान कौन खींचते पता चलता, है ना? वो नहीं है, इसलिए तुम अपना अधिकार जमा रहे हो। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। बस ये एक वाक्य में ही पता चलता है कि लाल बिहारी भी शादीशुदा था, और कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है, प्रेमचंद ने नहीं किया है। लाल बिहारी की पत्नी वह एक देहाती लड़की थी, साधारण जमींदार की बेटी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। हाथ साफ करना एक मुहावरा है, हाथ साफ करना। हाथ साफ करना यानी मारना। तो अपना अक्खड़पन अपने पत्नी के सामने कभी कभी दिखाता था, हाथ साफ करके उस पर शारीरिक यंत्रणा उसको देता था, पीड़ा देता था। तो स्वभाव से वह ऐसा था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो अपने क्रोध को उसने किस तरह रिएक्ट किया, देर ही नहीं की उसने। पत्नी होती तो, उसकी पत्नी होती तो मारता था ना, तो सेम रिएक्शन अपनी भाभी के साथ करने में उसने आगे पीछे नहीं देखा। उसने ये सोचा भी नहीं कि मैं किसके सामने ये व्यवहार कर रहा हूँ, कौन है वो, मेरी भाभी है। क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। गुस्से में हम अंधे हो जाते हैं। एक क्षण भर का गुस्सा पता नहीं क्या कुछ कर देता है, घर जला देता है, किसी को मार देता है। शांत होने के बाद अगर पश्चाताप करें तो क्या फायदा? कहते हैं ना, अब पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गुस्सा आया, उस गुस्से को किसी तरह बाहर निकालना है ना, और दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा देवर हूँ, इस घर का पुरुष हूँ। मतलब उस प्रेमचंद के ज़माने में पुरुष प्रधान समाज, औरतों को बातें नहीं करनी है। पुरुषों के सामने चाहे कितनी भी शारीरिक पीड़ा, कितना भी अवमान अपमान बर्दाश्त करना पड़े तो लेना है उसको,
लेकिन जबान नहीं लड़ा सकती स्त्री। वेद काल से एक बात चलती आई है, न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति। स्त्री को स्वातंत्र नहीं है पुरुषों के सामने। तो इसी परंपरा का था लाल बिहारी। लेकिन श्रीकंठ ऐसा नहीं था। श्रीकंठ ऐसा था कि स्त्री को देवता की तरह पूजा करने वाला, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति किस उद्देश्य से उस वक्त कहा गया था कि औरतों को घर में सुरक्षित रहें। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर शोषण करें। इस अर्थ से ये सोचता था कौन? श्रीकंठ। लेकिन लाल बिहारी के लिए स्त्री मतलब उसके पैरों की जूती। इस प्रकार वह बुरा व्यवहार स्त्रियों के साथ करता था। तो उसने अपने क्रोध को कैसे दिखाया? उसने अपना खड़ाऊ मतलब जूता। खड़ाऊ क्यों कहते हैं जूते को? उस वक्त कुछ बड़े बड़े लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाऊ। आजकल ये साधु बाबा लोग पहनते हैं ना, वैसे खड़ाऊ। तो उसने क्या किया? अपना खड़ाऊ उठाया, निकाला और उस पर मारने का साहस किया। तो उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो फेंक ही दिया खड़ाऊ को और कहने लगा, जिसके गुमान पर, मतलब गुमान यानी अहंकार, दर्प। किसका गुमान है तुम्हें? मायके का गुमान है। मैं देखूंगा तुम्हें मायके के गुमान को कितना है, मायके का गुमान कितना है तुम्हें। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उसने कहा और खड़ाऊ को फेंक ही दिया। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। उसके सिर पर लगने वाले थे वो खड़ाऊ, लेकिन उसने हाथ ऐसे आड़े लिया और वह बच गई। सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। तो वेग से उसने फेंका था तो हाथ के उंगली को लग गया। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। तो उसको चोट जो लगी उसका दुख उतना नहीं था, उतनी पीड़ा उसको नहीं थी, लेकिन उसको अपमान हुआ, उसको दुख हुआ, पीड़ा हुई, मानसिक पीड़ा। मेरे पति के न रहते हुए एक गृहिणी की तरह गृहिणी मैं हूँ और मुझे मेरे साथ इस तरह की पेशकश, मेरे साथ ऐसा व्यवहार, क्या सुरक्षा है मुझे इस घर में? क्या गौरव है मेरा इस घर में? क्या स्थान है मेरा इस घर में? और मेरी गलती ही क्या थी? बस कारण वजह थोड़ा सा घी है ना। कभी कभी झगड़ा, लड़ाई, मारपीट का मूल को अगर खोजने जाएं तो बहुत ही सिल्ली रीजन हुआ करते हैं, कुछ भी नहीं, मामूली कारण, लेकिन ये अहंकार उसका भयंकर प्रकोप पर बढ़ाता है उसे। कभी कभी हत्या तक हो जाती है। बस कारण क्या है? अहमवाद। तो यही हुआ था लाल बिहारी में। तो वो सोचने लगा कि एक लड़की के सामने मैं क्यों झुकूं, बस यही।
किसी घर से आई हुई है, इस घर में चाकरी करना और पड़े रहना, बस उसका वही फर्ज है। जबान लड़ाना नहीं, जबान बंद, मुंह बंद। ऐसी औरत पुरुषों के सामने जबान लड़ाती है ना, तो उसके पंख को काटने चाहिए। ज़्यादा उड़ रही है, काटना चाहिए, नहीं तो एक दिन हम सब पर राज करेगी। क्योंकि उस वक्त हर घरों में औरतों पर वही व्यवहार चल रहा था। कोई अपने मन के अनुकूल विचारों को, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। उनको दुख हुआ है, स्त्री को दुख हुआ है, तो वह व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह एक स्त्री है। और उसका जन्म क्यों हुआ है? शोषण भोगने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। वो उसको रिएक्ट नहीं कर सकती, व्यक्त नहीं कर सकती, या उसके प्रति प्रतिरोध को नहीं कर सकती वो। तो हर घर में वही वातावरण था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम थे। सब किसी जमाने के अंधविश्वास और रूढ़िग्रस्त कुछ अज्ञान में फंसे हुए थे। इसलिए सब वहाँ पर क्या है, औरतों को एक बंधन में रखते थे। बाहर नहीं निकल सकते, या किसी से बोल नहीं सकते, पढ़ लिख नहीं सकते। ये सब समस्याएं हमने हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में पढ़ा है। उसमें बातें आती है। स्त्री शिक्षा पर विरोध था। अनेक आलोचकों ने, अनेक इतिहासकारों ने स्त्री शिक्षा को ज़्यादा पुष्टि दी। तब जाकर बहुत ही कम मात्रा में कुछ ही औरतें पढ़ती थी, शिक्षा लेती थी, वो भी अनेक संकटों के बीच में। जाति की बुरी अनिष्ट प्रथा थी उस वक्त। स्पृश अस्पृश्य का भेदभाव था, दहेज प्रथा थी। तो ये सब क्या है? सामाजिक अनिष्टकारी पद्धतियां। उसमें ये भी एक है, स्त्री शोषण। तो लाल बिहारी इन्हीं गुण के लोगों के बीच में रहता था, ऐसे ही लोगों के बीच में रहता था वो। हर दिन वो किसी चबूतरे पर बैठकर उनकी सभाएं हुआ करती थी, उनकी चर्चाएं हुआ करती थी। उसमें इसी प्रकार की चर्चा कि आज मैंने मेरी बीवी को लात मारी। तो ये उनके लिए क्या है, एक प्रकार का उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपने पत्नी को अपने एक बंधन में रखा है, चौखट में रखा है। तो यही उनके लिए बड़ी बात है। तो ऐसे ही सभाओं में लाल बिहारी रहता था, ऐसे ही दोस्तों के बीच में रहता था। तो इसीलिए उसको स्वभावतः ऐसे ही गुण आए थे। पत्नी उसकी एडजस्ट हो चुकी थी, लाल बिहारी की पत्नी। वो बेचारी चुपचाप रहती थी, ऐसी रहती थी जैसे कि उसके सिर के ऊपर कोई तलवार रखा हो और कभी भी वो उसके सिर पर गिर सकता है। इतनी डरी हुई चिड़िया की तरह वो दिन गुजार रही थी। लेकिन आनंदी ने अपने मायके में ऐसे पुरुषों को देखा नहीं था, क्योंकि उसके मायके में उसके पिता स्त्रियों को बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि 7 लड़कियां थी उनकी। तो सब लड़कियों को बहुत अच्छे तरह से उन्होंने संस्कार दिए थे। इसलिए उनको ये स्त्री पर शोषण उन्होंने सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। इस घर में अचानक ऐसे दृश्यों को देखा और ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के मुंह से अपने मायके का अपमान जब उसने सुना तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो गुस्सा आकर उसने बस इतना ही कहा कि मेरे मायके में इतना घी नाई कहार खा लेते हैं। एक ही वाक्य उसने जो बोला था। तो उस एक बात पर
उसको इतना अपमान हुआ, गुस्सा आया, तो उसने खड़ाऊं उठाकर फेंकी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। उसको बहुत ही अपमान हुआ। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसने अपने पति के ही बल पर पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीना, ये भी एक मुहावरा है। खून का घूंट पीना यानी क्रोध को अंदर ही अंदर दबा कर रखना। गुस्सा आया, अपमान हुआ, लेकिन व्यक्त नहीं किया उसने, क्योंकि वो सोचने लगी कि मेरा व्यक्ति आएगा तब मैं अपने मन के विचारों को उससे बताऊंगी। उसका अपना कौन है यहाँ पर? उसका पति। पति यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो पति के आने के बाद वो कुछ सोचेगी। तब तक क्या है, चुपचाप वह अपने आप को बर्दाश्त करने लगी। तो वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पीने लगी। तो पति कहाँ गया था, पति कब आएगा, इसके बारे में अगले क्लास में देखेंगे।